ऑल राइट, तो औरंगज़ेब से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो अब देखो, औरंगज़ेब 1657 से 1707 तक रूल किए थे, आखिरी मुग़ल एम्परर थे। नाउ ड्यूरिंग हिज सक्सेशन द रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर वाज नॉट फॉलोड। प्राइमोजेनिचर वाज नॉट फॉलोड क्योंकि अगर ये फॉलो होता तो सबसे बड़े बेटे जो होते किसके, शाहजहाँ के, उनको थ्रोन दिया जाता। लेकिन प्राइमोजेनिचर फॉलो नहीं किया गया, इसलिए शायद औरंगज़ेब बन गया। टेक्निकली दारा शिकोह वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ वाइल औरंगज़ेब वॉज द थर्ड सन, ठीक है। दारा शिकोह वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहाँ। तो प्राइमोजेनिचर अगर फॉलो किया जाता तो दारा शिकोह को मिलता, लेकिन औरंगज़ेब को मिल गया। एनीवेज, औरंगज़ेब वॉज द ओनली टू हैव बीन कॉरोनेटेड ट्वाइस, once in 1658 and another time in 1659. Now this is because he had to fight his own brothers twice. तो जो 1659 वाली लड़ाई जीतने के बाद उन्होंने अपने आप को कोरोनेट कराया मुग़ल एम्परर, तो दैट वाज बाय द नेम ऑफ आलमगीर। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि औरंगज़ेब का दूसरा नाम क्या था, तो आलमगीर था। देन ही किल्ड तेग बहादुर, द नाइन्थ सिख गुरु, एट द चांदनी गंज, न्यू दिल्ली। दस गुरुद्वारा ऑफ शीशगंज साहिब इज़ बिल्ड हेयर इन द मेमोरी ऑफ तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। सिख गुरु का नाम पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, कौन से सिख गुरु को औरंगज़ेब ने मारा था, तो गुरु तेग बहादुर को मारा था। ही वॉज द नाइन्थ सिख गुरु, एंड उनकी मेमोरी में फिर गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में गुरुद्वारा भी बनाया गया है, चांदनी गंज, न्यू दिल्ली में। अभी जैसे बताया कि औरंगज़ेब हैड टू फाइट हिज ओन ब्रदर्स, सो वन ऑफ द ब्रदर जिससे बैटल हुई थी, द बैटल ऑफ धर्मट 1658, और इसमें दारा शिकोह, धर्मट बेसिकली लाइज इन मध्य प्रदेश, इसमें दारा शिकोह से लड़ाई हुई थी अलोंग विद जसवंत सिंह ऑफ जोधपुर, ठीक है। तो एक्चुअली दारा शिकोह के साथ एक जसवंत सिंह भी राजा आ गए थे, और इधर औरंगज़ेब के साथ प्रिंस मुराद और औरंगज़ेब थे। दारा शिकोह वॉज डिफीटेड। प्रिंस सुलेमान शिकोह, सन ऑफ दारा शिकोह, हैड टू टेक शेल्टर इन श्रीनगर under Prithvi Singh, but he was later handed back to Aurangzeb by Medini Singh. He was ultimately jailed and poisoned. तो इस पे इतना सवाल बनेगा नहीं, बट ये बन सकता है कि सुलेमान शिकोह जो दारा शिकोह के बेटे थे, आफ्टर द बैटल ऑफ धर्मट दारा शिकोह गॉट डिफीटेड एंड ही फ्लेड अवे। सुलेमान शिकोह भी भागने की कोशिश किए कश्मीर, श्रीनगर में, लेकिन फाइनली पृथ्वी सिंह नामक श्रीनगर के एक राजा ने उनको कुछ असाइलम प्रदान किया था, लेकिन फाइनली मेदिनी सिंह नामक राजा ने उनको औरंगज़ेब को सौंप दिया, और फाइनली वो पॉइजन कर दिए गए जेल में। सो दैट वाज द स्टोरी ऑफ बैटल ऑफ धर्मट 1658 एंड बिटवीन दारा शिकोह, जसवंत सिंह वर्सेस प्रिंस मुराद प्लस औरंगज़ेब, जिसमें कि औरंगज़ेब जीत जाता है, सुलेमान शिकोह जेल हो जाता है, ठीक है। नाउ अकबर द सेकंड, ये जो है ये he was the rebellious son of Aurangzeb. Now this is one of the lesser known facts because शाहजहाँ के तो 3 बेटे हमने पढ़ लिया, बट औरंगज़ेब के भी 3 बेटे थे, जिसमें कि एक अकबर द द्वितीय थे, अकबर द सेकंड। he was one of the rebellious son of Aurangzeb in 1681. Then 1665 Aurangzeb sent Jai Singh of Amber to fight against Shivaji. He called Shivaji a mountain rat. So जैसा मैंने बताया था 1666 में औरंगज़ेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया था आगरा के किले में। तो ये अभियान यहीं से चालू हुआ था कि औरंगज़ेब ने जय सिंह ऑफ आमेर को भेजा था शिवाजी से लड़ने के लिए, और मेरे ख्याल से इसमें शिवाजी हार गए और ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी, कई किले शिवाजी के चले गए थे। सो इसी के बाद फिर उनको ट्रीटी ऑफ पुरंदर के तहत कई किले शिवाजी हार गए, और अगली साल 1666 में शिवाजी को बंदी भी बना लिया गया था आगरा के किले में औरंगज़ेब के द्वारा। Anyways, Aurangzeb was a skilled वीणा player and Sunni Muslim. तो ये important fact है कि he was a Sunni Muslim and a skilled वीणा player. तो वीणा बजाते थे and was called जिंदा पीर and शाही दरवेश, ये इनका निकनेम थे। तो आलमगीर के नाम से भी कोरोनेशन हुआ था एक बार, और ये 2 नाम भी याद रखो औरंगज़ेब के निकनेम्स, जिंदा पीर एंड शाही दरवेश। नाउ दो फ्रेंच ट्रैवलर्स हैं, एक टैवर्नियर है जो हालांकि शाहजहाँ के समय भी आया था, और औरंगज़ेब के समय भी मेरे ख्याल से नहीं, औरंगज़ेब के समय तो मनुकी जो इटालियन था वो आया था। हालांकि टैवर्नियर जो फ्रेंच ट्रैवलर था वो शाहजहाँ के कोर्ट में पहली दफ़ा आया था अलॉन्ग विद बर्नियर वाज आल्सो अ फ्रेंच ट्रैवलर। सो these both came firstly in the Shah Jahan's court and then later in Aurangzeb's court as well.
मनुकी की केवल बात करें तो मनुकी वॉज फ्रॉम इटली हु स्टार्टेड as an artilleryman in the Darashikoh's army, but after his death he became a medico in Aurangzeb's court. Now there were 33% Hindu commanders in Aurangzeb's court, in which mostly were Marathas. तो कहा जाता है कि औरंगज़ेब बहुत ही धार्मिक कट्टरपन अपनाया था, but this is one of the points that proves against this fact. There were 33% of Hindu commanders in Aurangzeb's court, mostly which were Marathas. Now औरंगज़ेब रीइम्पोज्ड जिजिया एंड 3 प्रकार के टैक्सेस जो कि रिलीजन बेस्ड थे हिंदूज़ पे लगाए जाते थे. अब जिजिया भी कैसे लगाता था औरंगज़ेब, उसका भी एक सिस्टम था. अगर किसी के इनकम पे मतलब 200 दिरहम है किसी की इनकम, तो फिर अ टैक्स ऑफ 12 दिरहम हैज़ टू बी पेड बाय द हिंदू. तो 200 दिरहम पे 12 दिरहम, फिर 200 से 10,000 दिरहम अगर किसी की इनकम है तो उस पर तुम्हें 24 दिरहम पर एनम देना पड़ेगा. और फिर 10,000 दिरहम से अगर ज़्यादा है तो फिर टैक्स ऑफ 48 दिरहम वाज लिवाइड एज जिजिया. तो वी कैन सी दैट दिस इज़ वेरी लेस, क्योंकि अगर हम इसमें हाईएस्ट स्लैब पकड़ के देखें, हाईएस्ट स्लैब अगर हम लोग पकड़ के देखें तो अगर 48 दिरहम वो लगा रहा है, मान लो किसी की एनुअल इनकम 10,000 दिरहम है, ठीक है, तो वो व्हाट परसेंट इज़ दैट. नाउ यू कैन सी दैट इज़ हार्डली कुछ नहीं है, 0.48% है 48 दिरहम. बट इसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि पूछो मत. सो एन इनकम ऑफ लेस दैन 200 दिरहम अगर है तो उस पर 12 दिरहम टैक्स है. अच्छा, इस पे भी देख लेते हैं. मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा प्रतिशत में आएगा, गरीब लोगों पे ज़्यादा टैक्स. तो अगर हम लोग 12 डिवाइडेड बाय 200 करें और फिर इसको इंटू 100 कर दें तो ये 6% है. तो ये तो समझ में आ रहा है, चलो 6% काफ़ी ज़्यादा होता है गरीबों के लिए. तो 200 दिरहम से अगर एनुअल इनकम कम है तो फिर 12 दिरहम टैक्स देना पड़ेगा. 200 से 10,000 अगर है तो फिर 24 दिरहम देना पड़ेगा, और 10,000 से भी अधिक अगर इनकम है तो 48 दिरहम टैक्स देना पड़ेगा. फर्दर, women, children, slaves, beggars, unemployed persons were exempted. That is also one of the good things about Aurangzeb, कि जो जिजिया वो लगाता था वो विमेन पे नहीं लगाता था, चिल्ड्रन पे नहीं लगाता था, बेगर्स पे नहीं लगाता था, एल्डरली पर्सनस पे नहीं लगाता था, नहीं एल्डरली पे लगाता था, अनएम्प्लॉयड पर्सनस पे नहीं लगाता था. इस पे बहुत माइन्यूट क्वेश्चन बनाया जा सकता है. तो फर्दर, विमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स, बेगर्स, अनएम्प्लॉयड पर्सनस वर एग्जेम्प्टेड. इट वॉज मोस्टली टारगेटेड ऑन हिंदू किंग्स एंड ब्राह्मण्स. हिंदू किंग्स एंड ब्राह्मण्स पे ही ये टारगेट किया गया था. Aurangzeb's philosophy was to convert Darul Harb to Darul Islam through jihad और holy wars. तो ये लाइन लिख देंगे तो आंसर में बहुत अच्छा लगेगा. दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था थ्रू जिहाद और होली वॉर्स. दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहता था थ्रू द होली वॉर्स और जिहाद, ठीक है. सो औरंगजेब बिल्ट बीबी का मकबरा विच इज़ अ पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रबिया उद्दुर्रानी, जो उस मॉन्यूमेंट को बोलते हैं बीबी का मकबरा को रबिया उद्दुर्रानी भी बोलते हैं, विच इज़ अ पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल. नाउ औरंगजेब्स फादर शाहजहाँ हैड 3 daughters, जस्ट लाइक शाहजहाँ हैड 3 sons. शाहजहाँ ऑल्सो हैड 3 daughters. सो एक का नाम था रोशन आरा, एक का नाम था जहाँ आरा और एक का नाम था गौहर आरा. अमंगस्ट देम जहाँ आरा वॉज द एल्डेस्ट एंड एल्डर सिस्टर ऑफ औरंगजेब. तो जहाँ आरा औरंगजेब की बड़ी बहन थी एंड शी वॉज टाइटल्ड एज शबियत उज़ ज़मानी, while Moti Masjid Agra is built by Shah Jahan. Moti Masjid of Delhi inside the Red Fort that is built by Aurangzeb, ठीक है. तो शबियत उज़ ज़मानी ये उपाधि किसको देते हैं, तो ये जो रोशन आरा, गौहर आरा और एक और थे जहाँ आरा, ये 3 शाहजहाँ की बेटियाँ थीं, यानी कि औरंगज़ेब की बहन थी. इनमें से जहाँ आरा वॉज एल्डर सिस्टर ऑफ औरंगज़ेब. तो जहाँ आरा को ये शबियत सही बात उस ज़मानी नामक टाइटल दिया गया है. Now खजंदर, बिथिकी, कोतवाल, काजी, अमलगुजार, फौजदार, these were all in charge of सरकार, that is districts. अभी मैंने बताया था कि परगना जो मुग़ल का एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था उसमें सूबा, सरकार, परगना कुछ इस प्रकार से चलता था. तो सूबा वॉज द एंटायर प्रोविंस एंड आई थिंक सरकार वॉज द डिस्ट्रिक्ट. तो सरकार वॉज द डिस्ट्रिक्ट. तो सरकार वॉज द डिस्ट्रिक्ट. तो सरकार के इंचार्ज कौन थे, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, उनके ये सारे ऑफिशियल्स के नाम थे खजंदर, बिटिकी, कोतवाल. अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. तो खजंदर हो गया, बिटिकी हो गया, कोतवाल हो गया, काजी हो गया, अमलगुजार, फौजदार, ठीक है. अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये सब ऑफिसर्स के नाम थे.
खजंदर बिटकी कोटवाल, अमल गुजार फौजदार and Qazi. So these are all in charge of Sarkar, that is districts, and there were 12 provinces or subas to begin with, which were raised to 18 and then 20 during Aurangzeb. तो मुगल एम्पायर जब स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ 12 प्रोविंस थे, लेकिन औरंगज़ेब तक आते आते 20 प्रोविंस हो गए थे. Now these are further divided into sarkars, that is districts, and parganas, that is several villages. And Mir Bakshi had multiple duties of intelligence gathering, military appointments, supervise land revenue officials. तो ये एक तरह से हरफन मौला जैसे हमारे यहाँ चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी कई डिपार्टमेंट्स में हस्तक्षेप रखते हैं, उसी तरह से मीर बख्शी उस समय के थे. तो ये हैड मल्टीपल रोल्स एंड ड्यूटीज़ लाइक इंटेलिजेंस गैदरिंग, मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स, सुपरवाइज लैंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स. तो फिर अहाडीज़ क्या थे? दे ऑफर्ड देयर सर्विसेज सिंगल हैंडेडली एंड दे डिड नॉट अटैच देमसेल्व्स टू एनी चीफ, and they had the emperor as their immediate colonel. They were well equipped with horses and were excellent archers. एक तरह से emergency के लिए privatized force अलग से रखी गई थी. These were not belonging to the state forces. ठीक है. Then मुहतासिब कौन थे? तो मुहतासिब ये censor of public morals, acted as police cum judge. So मुहतासिब लोगों का काम क्या था? इस पे censor of public morals, जैसे कोई सड़क पे शराब पी रहा है तो उसको करेक्ट करना या कोई प्यूनिटिव मेजर लेना उसके अगेंस्ट, तो इस प्रकार का काम मुहतासिब करता था. ठीक है. दे ऑल्सो एक्टेड एज पुलिस एज वेल एज जज. सो मनसब मीन्स रैंक और स्टेटस, एंड मनसबदार्स और ऑफिस होल्डर्स वर डिवाइडेड इनटू 33 क्लासेस. अब देखो मनसबदार में 33 क्लासेस होते हैं, एंड दे वर paid in cash according to the respective grades. There were exceptions to this rule when the Mansabdar was serving in difficult terrain amidst the rebels. In such cases, the state raised the Sawar rank without altering the Zat rank. ठीक है. This temporary provision was called as Mashrut. ठीक है. तो इस पे भी MCQ बनाया जा सकता है. By the way, I was trying to find कि during Mughal rule what role did Muhtasib play? So during the Mughal rule, the Muhtasib's role was to ensure that public business was conducted in accordance with the Islamic law and Sharia. The Muhtasib's duties included maintaining public order, regulating the market, prosecuting canon law. The Muhtasib was a prosecutor of canon law and would institute prosecutions on behalf of the government. The Muhtasib was appointed by the Sultan, Imam or other political authority, and they were found in capital as well as the headquarters of the provinces and their subdivisions. तो सेंसर ऑफ पब्लिक मोरल्स हमारे नोट्स में लिखा है, उसी के साथ हम जाते हैं. एनीवेज, इंक्रीजिंग द जात विदाउट इंक्रीजिंग द सवार, दैट इज़ आई थिंक द हॉर्सेस, without increasing the Zat rank. So this temporary provision was called as Mashrut. Increasing the Sawar without increasing the Zat. Increasing the Sawar without increasing the Zat, that was called as Mashrut. And Mansab के 33 classes थे. Now the Mansabdar performed civil as well as military duties, and there were 33 classes of Mansabdars, and the lowest Mansabdar had a Zat of 10, while the highest Mansabdar had a Zat of 10,000 soldiers at command. ठीक है. तो मनसबदार 33 ग्रेड में आते थे, और उसमें जो सबसे लोवेस्ट वाला था दैट इज़ 10. दैट मीन्स द मनसबदार हैड 10 सोल्जर्स एट हिज कमांड, एंड हाईएस्ट वाला था 10,000 सोल्जर्स एट हिज कमांड. नाउ दीज आर पेड सैलरी इन जागिर्स और कैश, एंड सैलरीज ड्यू फॉर सोल्जर्स वाज आल्सो गिवन टू पर्सनल अकाउंट ऑफ मनसबदार. तो जो एक मनसबदार के अंतर्गत जितने सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स रहते थे, उनका भी सैलरी मनसबदार को ही दे दिया जाता था, या तो कैश में या जागीर के रूप में. ठीक है. सो दीज आर पेड सैलरी इन जागीर्स और कैश, दोनों में मिलता था इनको डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. एंड मनसबदारी वाज नॉट हेरिडिटरी. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. इस मनसबदारी वाज नॉट हेरिडिटरी. अब इस पर सवाल बनाया जा सकता है, जैसे कॉर्नवालिस का जो परमानेंट सेटलमेंट था, आई थिंक दैट वाज हेरिडिटरी, whereas Mansabdari was not hereditary. ठीक है. Cornwallis permanent settlement was hereditary or not? I think it was hereditary. Yes, the permanent settlement introduced by Lord Cornwallis in 1793 was hereditary. लेकिन जब हम बात करते हैं मनसबदारी, तो I don't think that was hereditary. No, the Mansabdari system was not hereditary. ठीक है. तो Mansabdari was not hereditary. Mansabdars were not appointed on the basis of qualifications. Rather, king himself appointed the Mansabdars. ठीक है. अब ये कुछ जो ट्रैवलर्स आए थे इंडिया में उनके बारे में है. जैसे हॉकिंस मैंने बताया था कि 1608-9 के आसपास आ गए थे.
और थॉमस मुनरो 1615 में आए थे, और मनूकी तो काफ़ी बाद में आए थे। इसको ऐसे याद रखो कि मोस्ट ऑफ हिज टेन्योर वेंट अलोंगसाइड द रूल ऑफ औरंगज़ेब। तो ये 1657 से 1708 या 1653 से 1708 के बीच रहे हैं। नाउ रैल्फ फिच वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन आई गेस टू कम इन इंडिया, सो दैट वाज 1585। देन बहादुर शाह ज़फ़र की बात करें, ये जो लास्ट मुग़ल थे, ये 1837 से 1857 इनका टेन्योर रहा था। जबकि तिमूर का इन्वेजन 1398 में था। गेंगिस खान का 1220 से 1236 के बीच, मेरे ख्याल से 1210 से 1236 था। नादिर शाह का 1739 में जो ड्यूरिंग द मुग़ल रूल ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला जो आया था 1719, उसके बीच नादिर शाह आ चुका था, और रिजल्टिंग इन द बैटल ऑफ करनाल इन 1739। यू माइट वांट टू कलर दैट विद अ डिफरेंट कलर। बैटल ऑफ करनाल 1739, उस वक्त मोहम्मद शाह रंगीला था, नादिर शाह इन्वेजन, ठीक है। देन वाइल शाहजहाँ, अब इनका नाम खुर्रम था बचपन में, ठीक है। तो अब देखो, ये एक बहुत माइन्यूट पॉइंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि शाहजहाँ फेस्ड द रेबेलियन ऑफ हिज सन खुसरो, ऑल्सो शाहजहाँ's चाइल्डहुड नेम वॉज खुर्रम, ठीक है। ये दो पॉइंट्स याद रखना। नाउ शाहजहाँ डिड नॉट हैव टू फाइट फॉर सक्सेशन, हिज सन्स दाराशिकोह, शाह शुजा एंड औरंगजेब हैड टू फाइट ईच अदर फॉर बिकमिंग द मुगल एम्परर, दैट हमने ये ऑलरेडी कवर कर लिया है। लेकिन शाहजहाँ, जिनका बचपन में नाम खुर्रम था, उनको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। देन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी बता चुके हैं। सेकंड बैटल 1556, अकबर वर्सेस हेमू। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये 1761 वाली है, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस द मराठाज। देन बैटल ऑफ खजवा, ये हम बता चुके हैं, औरंगज़ेब को सक्सेशन वॉर करनी पड़ी थी, सो दैट वाज औरंगज़ेब वर्सेस हिज ब्रदर सुल्तान शुजा, शाह शुजा 1659। एंड बैटल ऑफ धर्मट भी किया था दाराशिकोह के अगेंस्ट 1658 में। धर्मट को समुद्रगढ़ भी बोलते हैं, समुद्रगढ़ की लड़ाई। बैटल ऑफ खेड़ 1707, इसमें साहू जी जब रिलीज़ कर दिए गए थे तो वो आए और वापस इधर ताराबाई और शिवाजी द फर्स्ट से लड़े थे, तो दैट वाज बैटल ऑफ खेड़ 1707। एक और लड़ाई हुई थी, याद आ रहा है पिछले लेक्चर में, 1659 में, नॉट 59, व्हाट वाज दैट, हाँ 1659 में वो बैटल ऑफ सलहेड़ हुई थी, शिवाजी वर्सेस आई थिंक, जब वो कौन भेजा था, दक्खनी मुग़ल से कोई आया था आई थिंक, जिसका सर काट दिया था शिवाजी ने। दैट बैटल ऑफ सलहेड़ 1659 में हुआ था वो सब, ठीक है। एनीवेज, बैटल ऑफ असीरगढ़, ये अकबर ने 1601 में मीरन बहादुर को हराया था इसमें, बैटल ऑफ असीरगढ़ में। देन हेमू वॉज हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह। ही एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग अकबर इन 1556। लेकिन ये लड़ाई, ये जीत विक्रमादित्य या हेमू के लिए बहुत छोटी थी। ही वॉज कॉल्ड द लास्ट सन ऑफ इंडिया ग्लोरी। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की बात करें, दैट वाज 1192 में या 4 में, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 बिटवीन घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। एनीवेज, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी देखना, ये 1191 में हुई थी। घुरिट्स, टर्किश ट्राइब लेड बाय मोहम्मद घोरी एंड द राजपूत पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। तो उसी के एक साल बाद फिर ये सेकेंड बैटल ऑफ तराइन भी हो गई थी। दैन रिवोल्ट ऑफ खुसरो हम जानते हैं, ड्यूरिंग द रेन ऑफ, ये कैसे हो गया, जहांगीर के समय हुआ था, और यहाँ मैंने उल्टा बता दिया अभी, शाहजहाँ। ओके, सो शाहजहाँ, ओके, शाहजहाँ का बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहाँ ने अपने बेटे के द्वारा रिवोल्ट नहीं फेस किया था, इट वाज द जहांगीर। तो जहांगीर ने खुसरो का रिबेलियन फेस किया था, ठीक है। एंड दैट अकर्ड इन 1606। देन तानसेन का रियल नेम था रामतनु पांडे। आफ्टर कन्वर्जन टू इस्लाम उनका नाम आटा अली खान हो गया। इक्ता की बात करें, इट वाज अलॉटेड बाय दिल्ली सल्तनत, जबकि जागिर वाज अलॉटेड बाय मुगल्स। अमारम जानते हैं, विजयनगर में लैंड ग्रांट को बोलते थे। मुकासा वाज अलॉटेड बाय मराठास, ठीक है। नाउ सूरत, ये तो हम कर चुके हैं, दोबारा क्यों आ गया ये। सो सूरत वाज कॉल्ड एज मकावी द्वार या बाबुल द्वार, बाबुल का मक्का या मकाई द्वार, ऐसा कुछ नाम था सूरत के पोर्ट का, बिकॉज यहीं से निकल के फिर ये लोग मक्का पिलग्रिमेज जाते थे। देन द टीचिंग ऑफ मुस्लिम जरिस्प्रूडेंस वाज स्पेशलाइज्ड इन लखनऊ अंडर निज़ामुद्दीन। ये मेरे ख्याल से निज़ामुद्दीन बख्शी वही हैं जिन्होंने तबाकत अकबरी लिखी थी। एनीवेज, ही वाज द ओरिजिनेटर ऑफ दरस निज़ामी
और द न्यू करिकुलम विच इंक्लूड्स तफसीर हदीथ एंड फ़िक़्ह। ठीक है, दरस निज़ामी पूछ सकता है कि किसने बनाया था, निज़ामुद्दीन ने बनाया था, निज़ामुद्दीन बख्शी ने। ठीक है, देन ताराबाई भोसले वॉज वाइफ ऑफ राजा राम सन ऑफ शिवाजी द सेकेंड हु वॉज इन्वॉल्व इन द बैटल ऑफ खेड़, ऑलरेडी बता चुके हैं। वाइल अहिल्या बाई 1725 से 1795 बिलोंग टू द मालवा किंगडम, अहिल्या बाई होलकर। ठीक है, मालवा किंगडम से बिलोंग करती थी ये। सो दैट वॉज 1725। ठीक है, सो डेफिनेटली ताराबाई वॉज क्रोनोलॉजिकली अर्लियर दैन अहिल्या बाई। जब हाँ ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नाउ टोम्ब ऑफ अब्दुर रहीम खानी खनन, ये अब्दुल रहीम खानी खनन ये अकबर से जुड़े हैं, अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे मेरे ख्याल से। तो अब्दुल रहीम खानी खनन एंड एज वेल एज हिज वाइफ बानू बेगम, इनका टोम्ब दिल्ली में स्थित है। टोम्ब ऑफ इत्माद उद्दौला ये आगरा में है, नूरजहाँ ने बनवाया था। सो टोम्ब ऑफ इत्माद उद्दौला ये आगरा में है, जबकि टोम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खानी खनन ये दिल्ली में है। ठीक है, नाउ अकबर बिल्ट फतेहपुर सीकरी इन 1571। इट इंक्लूड्स मैनी बिल्डिंग्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स सच एज जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंच महल, टोम्ब ऑफ सलीम चिश्ती एट्सेट्रा। तो इसमें जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा और टोम्ब ऑफ सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, ये तो पता था हमको, लेकिन ये पंच महल भूल जाता है बार बार। तो ये भी वहीं पे फतेहपुर सीकरी में है और ईयर इज़ इम्पॉर्टेंट, 1571 में बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे अहिल्या बाई होलकर का भी इम्पॉर्टेंट है, 1725 से 1795 मालवा। नाउ ड्यूरिंग मुग़ल मुअल्लिम कौन थे? सो मुअल्लिम एक प्रकार का नेविगेटर था मर्चेंट शिप्स का, जबकि बंजाराज वर टेरेस्ट्रियल आइटिनरेंट ट्रेडर्स। माल मेंट लैंड रेवेन्यू एंड मदद ई मश मेंट ग्रांट्स टू पायस और अदरवाइज वर्दी रेसिपिएंट्स एज चैरिटी। तो मदद ई मश चैरिटी था एक प्रकार का, और माल बेसिकली लैंड रेवेन्यू था मुग़ल के केस में। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा एमसीक्यू पूछ सकते हैं, ड्यूरिंग द मुग़ल रूल द वर्ड माल मेंट व्हाट? लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जबकि मदद ई मश दैट मेंट चैरिटी। इन मुग़ल करेंसी सिस्टम देयर वर 3 बेसिक कॉइन्स। तो 3 प्रकार के सिक्के थे, जैसे 33 प्रकार के मनसबदार थे वैसे ही 3 प्रकार के मुग़ल कॉइन्स थे। गोल्ड वाले को मोहर बोलते थे, सिल्वर को रूपी बोलते थे, और कॉपर वाले को दाम बोलते थे। ठीक है, द दाम वाज 40th पार्ट ऑफ 1 सिल्वर रुपया। तो एक सिल्वर रुपया में 40 दाम हुआ करते थे। ऑल्सो देयर वाज अ सिस्टम ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू कॉल्ड बनताई, एक प्रकार का तरीका था, कुछ फार्मूला वगैरह होगा लैंड रेवेन्यू निकालने का, दैट वाज कॉल्ड एज बनताई। एक्चुअली शेर शाह अडॉप्टेड 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू। तो एक था नक्स मुक्ताई कनकुट, दूसरा था गल्ला बख्शी या बनताई, और फिर नकदी और जब्ती। तो ये कुछ फार्मूलाज थे लैंड रेवेन्यू कैलकुलेट करने के, ये सब शेर शाह लेके आया था और मुग़ल में भी यही चल रहा था। तो गल्ला बख्शी हो गया या बनताई हो गया, या फिर नकदी या जब्ती हो गया, या नक्स कह लो, मुक्ताई कनकुट। ठीक है, मुक्ताई कनकुट नक्स, ये सब लैंड रेवेन्यू कैलकुलेशन एस्टिमेशन वाले फार्मूला हैं। नाउ फाउंडेशन ऑफ मुगल पेंटिंग्स वाज लेड डाउन बाय हुमायूं ड्यूरिंग हिज एग्जाइल years in Persia and Afghanistan. He found 2 painters, Abdus Samad and Mir Sayyad Ali. ये हुमायूं लेके आए थे। The Mughal school of painting spread to regional centers, giving rise to Pahadi, Rajasthani Rajput and Kangra sub schools of paintings. But Kali Ghat paintings were not influenced by the Mughals. Kali Ghat तो हमारा indigenous painting style है। ठीक है, The first great attempt in painting was made by Abdus Samad of Humayun, who completed the pictures of earliest Mughal illustrated manuscripts. It was called as Dastane Amir Hamza. तो ये अब्दुस समाद ने पहला अटैम्प्ट किया था, दास्तान अमीर हमज़ा। एनीवेज, जब हुमायूं एग्ज़ाइल पीरियड में था अफ़गानिस्तान पर्शिया में, तो 2 पेंटर्स उसको मिले, अब्दुस समाद और मीर सैयद अली, और इनकी पेंटिंग्स की मदद से कई सब स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स डेवलप हुआ इंडिया में बाद में। जैसे कि कांगड़ा अलग हो गया, मतलब इंस्पिरेशन मुग़ल पेंटिंग से ही लिया था, बट एक सब स्कूल के तौर पे डेवलप हो गया कांगड़ा। फिर राजस्थानी राजपूत पेंटिंग्स अलग हो गया और एक पहाड़ी पेंटिंग्स हो गया। तो पहाड़ी अलग है, कांगड़ा अलग है। ठीक है, पहाड़ी, राजस्थानी राजपूत और कांगड़ा। ठीक है, दास्तान अमीर हमज़ा बता दिया, अब्दुस समाद का पहला अटेम्प्ट था मुग़ल इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स की पेंटिंग बनाने का। जहांगीर हैड सम अदर नोटेबल पेंटर्स। अभी तो हम हुमायूं की बात कर रहे थे, अब जहांगीर पे आ जाते हैं। द वन हु फेस द रेबेलियन ऑफ खुसरो, उनके पास कुछ अलग पेंटर्स थे, जैसे उस्ताद मंसूर थे और फारूक बेग, बिशन दास, आका, मुराद, मनोहर, गोवर्धन, अबुल हसन। Jahangir was fascinated with art, science and architecture. The art of paintings reached
द पीक ड्यूरिंग जहांगीर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो आर्ट, साइंस एज वेल एज आर्किटेक्चर में इनका ज़्यादा इस्तेमाल मतलब ध्यान था। तो आका मुराद गोवर्धन, आका मुराद गोवर्धन मनोहर, आका मुराद मनोहर गोवर्धन, ये चार किसके पेंटर्स हैं? जहांगीर के हैं। आका मुराद मनोहर गोवर्धन, आका मुराद मनोहर गोवर्धन, ये चार जहांगीर के पेंटर्स हैं। जबकि फ़ारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, ये भी जहांगीर के पेंटर्स हैं, ठीक है। फिर किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स इन अजमेर राजस्थान अंडर द पैट्रोनाज ऑफ जसवंत सिंह। किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स अजमेर राजस्थान में स्टार्ट किया गया था जसवंत सिंह के द्वारा। ना ये जसवंत सिंह अलग हैं और सवाई जय सिंह अलग हैं, ठीक है। तो जसवंत सिंह को माना जाता है द फाउंडर ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग्स। ये अजमेर राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। द डिपिक्शन ऑफ कोर्टिसन नोन एज बानी थानी, बानी थानी पेंटिंग्स काफ़ी फेमस है, ये जसवंत सिंह लेके आए थे, ठीक है। देन स्वामी हरिदास वॉज अ क्लासिकल म्यूजिशियन इन ध्रुपद स्टाइल। His disciples included Tansen, Baiju Bavda and Gopal Nayak. The followers of Haridas constructed the 5 training centers in his memory. तो स्वामी हरिदास ये क्लासिकल म्यूजिशियन थे ध्रुपद स्टाइल में। तानसेन और बाइजू बावड़ा इनके शिष्य थे। और स्वामी हरिदास के मेमोरी में 5 जगह कुछ स्थल बनाए गए हैं, जैसे श्री बांके बिहारी जी, निधिवन, टेम्पल ऑफ गोरेलाल, श्री रसिक बिहारी और 30 खाना। ये 5 स्थल बनाए गए हैं हरिदास, स्वामी हरिदास जो ध्रुपद स्टाइल में एक्सपेरेंट थे उनके मेमोरी में। इनके शिष्य थे बाइजू बावड़ा एंड तानसेन। तो श्री बांके बिहारी जी और श्री रसिक बिहारी जी और 30 खाना, निधिवन, टेम्पल ऑफ गोरेलाल, ये 5 जगह स्थल बनाए गए हैं स्वामी हरिदास की मेमोरी में। तानसेन एंड स्वामी हरिदास वर द ओनली 2 ध्रुपद सिंगर्स ड्यूरिंग द अकबर्स रेन। विलास खान वॉज अ सिंगर इन जहांगीर। अकबर लर्नड वोकल्स फ्रॉम लाला कलावंत। तो तानसेन एंड स्वामी हरिदास, दीज वर द ओनली 2 ध्रुपद सिंगर्स ड्यूरिंग द अकबर्स रेन। अकबर ने खुद वोकल सीखा था लाला कलावंत से, जबकि अकबर के कोर्ट में हरिदास और तानसेन गायब करते थे। उस्ताद विलास खान ये तो जहांगीर से जुड़े हैं, ठीक है, तो इनको अलग कलर से कर देते हैं। विलास खान अलग हैं, तानसेन, रवि और हरिदास, बाइजू बावड़ा, गोपाल नायक, ये लोग अलग हैं, ठीक है। विलास खान तो जहांगीर से थे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब ख्वंदमिर रोट कुनानी हुमायूनी और हुमायूनामा और द रेगुलेशंस ऑफ हुमायूं, ठीक है। तो हुमायूं कानूनी हुमायूनी या द रेगुलेशंस ऑफ हुमायूं, ये किसने लिखा था? ख्वंदमिर ने लिखा था। हसन निज़ामी ताजुल मसीर ने लिखा था। भीमसेन नुस्खाए दिलकुशा लिखे थे। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम रोट कोर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब, जिसको आलमगीरनामा भी बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब आलमगीरनामा भी बोलते हैं। एंड निज़ामुद्दीन बख्शी ये तबाकत अकबरी लिखे थे। एंड चंद्रभाण रोट चार चमन, ठीक है। तारीख़ शेर शाही वॉज रिटन बाय अब्बास खान। एंड रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया ये केशव दास लिखे थे। इसको भी अलग कलर से कर दे रहे हैं। रामचंद्रिका क्या है? रामचंद्रिका रसिक प्रिया केशव दास लिखे थे। तो बहुत फैक्ट्स हो गए हैं। तो रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया, दीज वर रिटन बाय केशव दास। जबकि तारीख़ शेर शाही या शेर शाह की बायोग्राफी लिखी थी अब्बास खान ने। और नगरी दास ये सर्वेंट ऑफ राधा वॉज द पेन नेम ऑफ पोएट किंग राजा जसवंत सिंह, अभी जिसकी ऊपर हम बात कर रहे थे, जो बानी थानी वगैरह पेंटिंग लेके आए थे अजमेर में, ठीक है, जो किशनगढ़ पेंटिंग्स के प्रोपाउंडर थे। तो वो लेख भी लिखते थे अंडर द पेन नेम ऑफ नगरी दास, जिसका अर्थ है सर्वेंट ऑफ राधा, ठीक है। तो ये राजा जसवंत सिंह ऑफ किशनगढ़ स्टेट वही उन्हीं से जुड़ा है। देन ही रोट मेनी वर्सेस इन द प्रेज ऑफ कृष्णा। द नस्तलिक वॉज अ पर्शियन स्क्रिप्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय औरंगजेब, ठीक है, ये याद रखना। अबुल फजल completed Akbarnama in 7 years. Also, Abul Fazl translated Hindi Panchatantra into Persian called Anvari Suhali. Akbar had made a full-fledged translation department under Faizi. तो अंडर फैज़ी किया था, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अंडर फैज़ी था। पंचतंत्र का ट्रांसलेशन जो किया था किसने? वो अनवरी सुहाली नाम से जाना जाता है, वो अबुल फजल नहीं किया था, जिसने अकबरनामा लिखा था 7 साल में, ठीक है। तो अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। कितने समय में लिखा? 7 साल में लिखा। अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, 7 साल में लिखा। अकबरनामा was written in 7 years by Abul Fazl. It was also translated in Hindi
सॉरी, पंचतंत्र वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन कॉल्ड अनवरी सुहाली, ठीक है। तो ये, और ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट वॉज पुट अंडर फैजी। नस्तलिक वॉज अ पर्शियन स्क्रिप्ट जो एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय औरंगजेब। नगरी दास वॉज द पेन नेम ऑफ राजा जसवंत सिंह। रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया, दीज वर रिटन बाय केशव दास। तारीख शेर शाही बाय अब्बास खान। निज़ामुद्दीन अहमद बख्शी, तबाकत अकबरी। चंद्रभान रोट चार चमन। और मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, इन्होंने आलमगिरी नामा लिखा, दैट इज़ द कोर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगज़ेब। तो मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, या काजिम भी सिर्फ याद रखो, आलमगीर नामा। कानूनी हुमायूनी, ये लिखा था ख्वांदमीर ने, द रेगुलेशंस ऑफ हुमायूं। एंड हसन निज़ामी ताजुल मासिर, भीमसेन रोट नुस्खाए दिलकुशा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा यहाँ। अब इसके ऊपर अब देखते हैं, क्योंकि हम लोग उल्टा चल रहे हैं ना, ठीक है। तो मुतासिब पढ़े, अहाडीस पढ़ लिए, ये जिजिया का पढ़ लिए। अकबर टू वॉज द रेबेलियस सन ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है, 1681। ये सब क्लियर हो गया। अब औरंगज़ेब से ऊपर हमको पढ़ना है, ठीक है।